नमस्कार, नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरशरण कौर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर मुख्य खबरों पर। दुष्यंत चौटाला ने भवानीखेड़ा के गांवों का किया दौरा और भाजपा व कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि लोकसभा चुनावों में नहीं खुलेगा भाजपा का खाता। अनिल विज ने अंबाला में लगभग 100 बेड के अस्पताल का किया भूमि पूजन। 70 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा 8 मंजिला अस्पताल। सुगम एनजीओ ने की समाज में मिसाल कायम। घरों में काम करने वाले गरीब व मजदूर रेहड़ी वाले बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देने का किया प्रयास। फरीदाबाद में 4 साल की मासूम के साथ पड़ोसी ने की दरिंदगी। घर में अकेला पाकर बनाया अपनी हवस का शिकार। दुष्यंत चौटाला आज भवानीखेड़ा के गांवों के दौरे पर आए हैं, जहां पर उन्होंने भाजपा व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि लोकसभा चुनावों में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा और राहुल हरियाणा से चुनाव लड़ें तो बच्चा पार्टी उनकी जमानत जब्त करेगी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी अपने व्यापारी साथियों के लिए कानून में संशोधन करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने भवानीखेड़ा विधानसभा की 9 पंचायतों को पानी के टैंकर भेंट किए। ये वो पंचायतें थी जो पहले बच गई थी। अब भवानीखेड़ा विधानसभा की लगभग हर पंचायत को पानी के टैंकर मिल चुके हैं। सांसद ने बताया कि गांवों में पेयजल की कमी दूर करने के लिए ये कदम उठाया था और करीब 250 पंचायतों को करीब 3 करोड़ रुपए की लागत के ये टैंकर वितरित किए गए हैं। जिन गाँव में पानी की समस्या है उन ग्राम पंचायतों में एमपी लैंड से पानी की व्यवस्था, चाहे वो कोई त्योहार हो, चाहे कोई टूर्नामेंट हो, चाहे कोई धार्मिक फंक्शन हो, वहाँ किराए पे पानी के लिए टैंकर ना लाना पड़े, व्यवस्था बनाई। और 250 से ऊपर गांव के अंदर मैं कामयाब रहा कि एमपी लैंड से पानी के टैंकर हमने पहुँचाने का काम किया। आज उसी प्रक्रिया के अंदर भवानीखेड़ा हल्के के 9 गाँव हमने चिन्हित किए थे, उनको आज टैंकर हुआ है। लगभग भवानीखेड़ा हल्के के जितने ऐसे गांव थे जहां पानी की किल्लत है उनको रिकवर करने का प्रयास। लगभग कितनी लागत लगभग इस सारे प्रोजेक्ट पे लगाई मेरे ख्याल। सांसद दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा चुनावों को लेकर कहा कि भाजपा 10 की 10 सीटें जीतने का केवल दावा कर रही है, लेकिन हम चुनावों के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा कि आज जो हालात हैं वही रहे तो हम भाजपा का खाता नहीं खुलने देंगे। आने वाले समय के अंदर हमारा उस कमेटी के साथ और लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठे, अगर इस पर कोई चर्चा होती है, इस पर कोई पॉजिटिविटी होती है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से टिप्पणियाँ करी जा रही हैं, जिस प्रकार से टीवी पे आकर बातें कही जा रही हैं कि इतनी मांग रखी गई, मैंने तो पहले दिन कहा अगर राष्ट्र हित की बात है, राष्ट्र निर्माण के लिए बदलाव की बात है, जरूर सबको त्यागना पड़ेगा। ताली एक हाथ से तो बचती नहीं। नेगोशिएशन क्या संभावना है? मैं कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो आपको इस नंबर की हम तो इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन डेट हमारे सामने लाए और हम इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करें। मगर अगर परिस्थितियाँ जैसी आज के दिन है वैसी रही तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में हम खाता नहीं खोलेंगे। सांसद ने भाजपा को नसीहत दी कि वो केवल राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति न करें, बल्कि रोजगार, विकास व महिला सुरक्षा की भी बात करें। उन्होंने प्रदेश सरकार की नौकरियों में पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए और कहा कि हर परीक्षा के पेपर आउट हुए हैं। यहां तक कि जुडिशरी के पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने अंबाला पहुंचकर कई गांवों का दौरा किया। वह दूसरी पार्टी से आए लोगों को पार्टी में शामिल करने का काम किया। इस मौके पर दुष्यंत ने कहा कि उनकी पहली पसंद हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ना है, बाकी फैसला संगठन का होगा। इस दौरान दुष्यंत ने इनेलो और बीजेपी के गठबंधन पर कहा कि इनेलो विलय तक जाएगी। अशोक तंवर द्वारा जेजेपी को भाजपा की बी टीम कहे जाने पर दुष्यंत ने अशोक तंवर पर करारा प्रहार किया और कहा कि तंवर ये बताए कि वो कांग्रेस की किस टीम के सदस्य हैं। अम्बाड़ा के जिला परिषद के वाइस चेयरमैन गिरीश शर्मा जी के तमाम साथियों ने अपनी आस्था जननायक जनता पार्टी में जताई। मैं ये मानता हूँ कि वो एक हमें ताकत देगी जो आने वाले भविष्य में परिवर्तन की रूपरेखा को तय करेगी। उसी प्रकार से अनेकों ऐसे परिवार जो चौधरी देवीलाल जी के समय में हमारे साथ थे,
और बीच में हमसे बिछड़े, आज वो परिवार भी हमारे साथ आए। ये अपने आप में दर्शाता है कि अम्बाड़ा जिले में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और अम्बाड़ा मजबूती के साथ आने वाले भविष्य में जननायक जनता पार्टी का एक गढ़ बनने का काम करेगी। और उसके साथ आज कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेकर जहाँ एक बूथ और 10 यूथ की समीक्षा हमने करनी है, वही साथ के साथ पार्टी के सदस्यता अभियान को किस तरीके से घर तक लेकर जाए, उसके ऊपर मुख्य साथियों से विचार विमर्श करना है। समय कम है, लोकसभा के 30-32 दिनों में लोकसभा का चुनाव होगा और गंभीरता के साथ संगठन कैसे एकजुट होकर कार्य करे, इसके ऊपर ये लक्ष्य लेकर हम सब आगे बढ़े। अगर हम बीजेपी के बी टीम होते तो शायद जींद की जनता हमें 38,000 वोट नहीं देती। तो अशोक तंवर बताए कि वो उनकी कांग्रेस की कौन सी टीम के सदस्य हैं। हमारी पार्टी तो चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों पर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष पर आज जन्मी है, आगे बढ़ रही है। पर कांग्रेस की तो ये हालात है कि कोई कांग्रेसी मिल जाए और उससे ये पूछना पड़ जाए तू कौन सी कांग्रेस का है, तो वो 4 बार सोचता है कि ये बोलूँ मैं तंवर का हूँ, हुड्डा का हूँ, सुरजेवाड़ा का हूँ, कुमारी शैलजा का हूँ। आप खुद सोचो कि किस तरह के हालात आज कांग्रेस के। दुष्यंत ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लो कि वो किस गुट से हैं तो उन्हें सोचना पड़ता है। अनिल विज ने अम्बाला के नागरिक अस्पताल में लगभग 100 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन किया। इस अस्पताल को 77 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जिसकी 2 मंजिला बेसमेंट में गाड़ियों की पार्किंग के लिए होगी और 6 मंजिल ऊपर होंगी। इस अवसर पर अनिल विज ने बताया कि डॉक्टरों के रहने के लिए भी अस्पताल के साथ ही 100 मकान बनाए जाएंगे ताकि डॉक्टर ऑन कॉल हमेशा मौजूद रहें। सिविल सर्जन संतलाल वर्मा ने बताया कि नागरिक अस्पताल में आज एक एडिशनल विभाग का भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार की ओर से इसके लिए 77 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसमें बेसमेंट में 2 बेसमेंट हैं जिसमें पार्किंग होगी गाड़ियों की। लगभग वो उसमें है 100 गाड़ियाँ जो नीचे पार्क होंगी। 16 गाड़ियाँ ऊपर डॉक्टर्स की हैं ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद इसकी टोटल 6 मंजिल होंगी प्लस 2 नीचे उसकी होगी, टोटल 8 मंजिल है। 8 मंजिल है, 2 बेसमेंट हैं, 6 मंजिलें हैं। इसमें कितने 100 बेड। जो कैंसर का है वो अलग है, वो इसमें 50 हैं लगभग। ये सारा ओवरऑल 100 पहले हैं, 250 का लगभग बन गया है। कब तक बन के तैयार होगा ये? इसको 2 साल का पीरियड है, 2 साल के अंदर इसको तैयार कर दें। सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट है, आज इसके अंदर भूमि पूजन किया जा रहा है। यहाँ पे एक एडिशनल ब्लॉक बनाया जाना है सरकार के द्वारा। इसमें हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की और कई सारी सर्विसेज एक्सटेंड की जानी है। तो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी श्री अनिल विज जी यहाँ पे अभी पहुँचने वाले हैं और वो भूमि पूजन करवाएंगे और इसके बाद में इसका कार्य शुरू हो जाएगा। ये जो है हमारा 100 बेड का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसमें 100 बेड और ऐड होने हैं, जिसके लिए जो ना ये पूरे प्रयास चल रहे हैं और सैंक्शन इसकी आ चुकी है 200 बेडेड की। कितना खर्चा आएगा? जो ये ब्लॉक बन रहा है इसका 77.44 करोड़ रुपए का बजट प्लान किया गया है। अनिल विज ने बताया कि जब हमारी सरकार बनी थी उस समय अम्बाला छावनी सिविल अस्पताल की ओपीडी लगभग 125 से 150 थी, लेकिन जब हमने अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाई और सभी सुविधाएं देनी शुरू की तो आज यहां की ओपीडी बढ़कर लगभग 2500 हो गई है। अम्बाला का जो सिविल अस्पताल है, जब हमारी सरकार आई थी इस अस्पताल की ओपीडी 125-150 थी। अब हमने नया बिल्डिंग बनाई थी, सारी सुविधाएं उसमें दी, तो इसकी ओपीडी 2500 हो गई। तो इसलिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता थी। अब इसको 100 से बढ़ाकर 200 बेड का अस्पताल कर दिया गया और एक्स्ट्रा जो बिल्डिंग बनानी है उसके लिए सरकार ने 77 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया है। 77 करोड़ से यहाँ बिल्डिंग बनेगी। ये सारे बिल्डिंगें आपस में जुड़ भी जाएंगी। जो कैंसर अस्पताल बन रहा है वो 50 बेड का है, तो कुल मानो तो ये 250 बेड का अस्पताल हो जाएगा यहाँ पर।
और इसके साथ ही अभी 2 दिन पहले ही हमने डॉक्टरों के जो रेजिडेंसीज हैं उसका भी शिलान्यास किया है। 47 करोड़ रुपए के 100 मकान बनेंगे यहाँ पर कि डॉक्टर जो हैं वो यहीं पर रहें और ऑन कॉल उनको बुलाया जा सके। इसके साथ ही अनिल विज ने बताया कि यहाँ पर कैंसर अस्पताल भी बनाया जा रहा है जो कि 50 बेड का होगा, तो कुल मिलाकर अब यह 250 बेडों का अस्पताल हो गया है। साउथ सिटी स्थित सुगम एनजीओ ने समाज में पिछड़े बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने का सराहनीय काम किया। जी हां, सुगम एनजीओ ने शनिवार को एनुअल डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। वहां पहुंचे लोगों ने इस कार्यक्रम को देखकर इस प्रयास की सराहना भी की। सुगम एनजीओ के संस्थापक ने घरों में काम करने वाले गरीब व मजदूर रेहड़ी वाले बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देने का प्रयास किया और पिछले 8 सालों में सुगम कहीं न कहीं अपने प्रयास में कामयाब भी होता दिखाई दे रहा है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने ये स्कूल 15 बच्चों से शुरू किया था एक ओपन जगह पे, और अब हमारे स्कूल हमारा प्रश्न तक मीडियम तक पहुँच गया। हमारे साथ और भी बहुत लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के साथ साथ हम इन बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चों के गुड टच बैड टच पे उनकी क्लासेस, उनके जितने भी उनके भविष्य के लिए जितनी भी अच्छी योजनाएं हम सभी यहाँ पे बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं और लगातार बच्चे स्कूल आते हैं और बहुत बच्चे यहाँ पे स्कूल आके खुश हैं। तो मैं आप सभी को भी यही आपसे निवेदन करना चाहूँगी और यही आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी कहीं ना कहीं अपने समाज के कल्याण में अपना कुछ न कुछ भागीदारी जरूर करें। कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर वहां मौजूद कॉर्पोरेट जगत की हस्तियां भी दंग रह गई। बच्चों ने साबित कर दिया कि बिना कॉन्वेंट स्कूल के भी वे अच्छी शिक्षा और आचरण को अपनाकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ गए हैं। देखिए, हर कोई ये कह देता है कि सोसाइटी अच्छी हो, सारे ठीक हो, पर वो किया नहीं जाता। और यहाँ मैंने सुना था ये सुगम एनजीओ नगर में जब पहली बार एक एफर्ट है और भले आप इतने से शुरू कराया जा सकता है। अगर आप इस तबके के बच्चों को एजुकेट कर दो, उनको ज़िंदगी की रास्ते पे डाल दो, तो ये 5 बच्चे 500 और बच्चों को ठीक करेंगे और वो 500 और 500 बच्चा वाकई में अगर लोग आगे आए मदद करें तो ये इस एनजीओ की मदद नहीं है, ये इन बच्चों की मदद है। और कल को आने वाला जो सरकार को करना चाहिए, सरकार और किसकी मदद करेगी? सरकार का भी अल्टीमेट एम वही है ना कि आपकी जो सोसाइटी है वो चलती रहे। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों में मौजूद एयरटेल व बाटा कंपनी के प्रतिनिधियों ने बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए उच्च शिक्षा के बाद अपनी कंपनियों में अच्छी नौकरी देने और उन्हें उनकी प्रतिभा को निखारने में सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। करनाल की जेल में एक बंद कैदी पर किसी दूसरे अन्य कैदी ने सब्जी बनाने वाला गर्म रिफाइंड तेल डाल दिया, जिसके बाद उसके शरीर का हिस्सा बुरी तरह से जल गया। उसकी हालत को देखते हुए आनन फानन में जेल प्रशासन द्वारा उसे कल्पना चावला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया गया। गर्म तेल डालने से कैदी का कंधे से लेकर पेट तक का हिस्सा जल चुका है। बताया जा रहा है कि कैदी अजीत की दूसरे कैदी से पुरानी लड़ाई थी, जिसके कारण दूसरे कैदी ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। क्या कैदी है सर? क्या कहाँ का रहने वाला है ये कारद गाँव का। कौन सा तेल डाला? ये तेल नहीं है, घी वगैरह, इसमें सब्जी वगैरह भी निकालते थे। रिफाइंड 302 में 302 में सर। सजा याफ्ता था ये? नहीं तो अपने आप डल गया इसको। अपने आप नहीं डले, वो तो दूसरे ने डाला नहीं। कैदी के ऊपर। हाँ, कैदी के ऊपर डाला। हाँ, पहले हुआ होगा जी कभी। सजा याफ्ता सर ये? एक सर क्या हालात है कैदी के? अभी देख रहे हैं, डॉक्टर साहब फर्स्ट एड कर रहे हैं सर। खतरे से बाहर है या ना? खतरा नहीं है जी कोई। कितने बजे का? अभी इनके पास जो था इन्होंने फर्स्ट एड दे दी और फिर अब कह रहे रेफर तो करेंगे एक बार। क्या नाम है कैदी का? इसका नाम है जी अजीत। कहाँ का रहने वाला है ये कारद गाँव का है सर। कारद गाँव पड़ता है सर। जिला कौन सा? ये डिस्ट्रिक्ट पानीपत से। और मर्डर केस में था ये? मर्डर में, हाँ, 302 में सर। और जिसने किया है उसका क्या नाम है? उसका नाम तो फिर हमने तो ज़्यादा जल्दी फर्स्ट एड देना चाहा जिसको। तो सर सजा ही आपका था? कितने साल की सजा हुई? अभी तो अंदर जाकर पता लगा। सुबह कितने बजे की घटना है? ये सुबह की नहीं जी, या 1:30-2 बजे की बात। 1:30-2 बजे की बात। हाँ सर। तो इसमें आपका क्या नाम है? सर्वर है। आप वहीं जेल में हैं? हाँ जी, मैं एम्बुलेंस ले आया इसको जल्दी।
फरीदाबाद में 4 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी द्वारा हैवानियत करने का मामला सामने आया। यह घटना बल्लभगढ़ इलाके की है, जहां लगभग 30 वर्षीय युवक ने 4 साल की मासूम बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कुछ देर बाद जब बच्ची के माता पिता घर पहुंचे तो उन्होंने बच्ची को लहूलुहान हालत में देखा, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये कल एक महिला थाना में शिकायत मिली थी कि छोटी बच्ची है 4 साल की, उसकी मदर ने कंप्लेंट दी है कि वो सब्जी लेने गई हुई थी तो पीछे से उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने छोटी बच्ची के साथ गलत काम कर दिया। उसकी शिकायत पर उस युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को कल ही अरेस्ट कर लिया गया था। उसको आज कोर्ट में पेश करके और उसको जेल भेज दिया गया है। छोटी बच्ची की हालत कैसी है? छोटी बच्ची ठीक है, स्टेबल है, लेकिन उसको एक प्रिकॉशनरी उससे उसका हॉस्पिटल लेके गए थे चेक कराने के लिए और बच्ची स्टेबल है, ठीक है। आरोपी 30 की उम्र है, उसकी 30 वर्ष का है और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पहले से क्रिमिनल, और ये अनमेरिड है वैसे और मेहनत मजदूरी का काम करता है। पीछे से यूपी का रहने वाला है, यहाँ पे किराए पे रह रहा है। नहीं, बच्ची अस्पताल से उसको छुट्टी दी जा रही है, स्टेबल है। अभी मैंने खुद वहाँ वीडियो कॉल करके देखा है, बच्ची घूम रही है वहाँ पे और ठीक है बच्ची। युवक के खिलाफ 450 जो घर में घुसा था और बच्ची के साथ जो अटेम्प्ट किया है 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। क्या आरोपी अरेस्ट है? आरोपी अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। सोनीपत जिले के गांव नाहरा में शनिवार सुबह एक स्कूल बस के चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक जगबीर गांव नाहरा का रहने वाला था। वह एक प्राइवेट स्कूल की बस चलाता था। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उस पर 12 राउंड फायर किए, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पता चलने के बाद पुलिस ने युवक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।